तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम मैं हूं पंचकुला सेक्टर 2, समझ गए होंगे यार, HSSC ऑफिस के अंदर। आज हमारे साथ हैं भोपाल सिंह खदरी जी और बहुत सारे कड़वे और मीठे सवाल हैं और कुछ उल्हाने भी हैं। बात कर लेते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। सर एक तो अच्छी सी मैं बात बता देता हूँ। अभी मैं जो 2-3 बहनें बाहर बैठी थी, मैं उनसे आपके बारे में थोड़ा सा रिव्यू ले रहा था कि सर कितना मिल पाते हैं, कितना नहीं, कितना टाइम दे पाते हैं। वो काफ़ी दूर से आई हुई थी, कुछ बच्चे नीचे भी थे जो पलवल से आते हैं। एक तो ये कोना, अब एक पलवल है, मेवात है, काड़ावाली, डबवाली। जब इतनी दूर से कोई बच्चा एक्सपेक्टेशन लेके आता है तो मैं उनसे ये बात पूछता हूँ, भाई सर ने आपको टाइम कितना दिया? उन्होंने आपकी सीरियसली प्रेज़ बहुत की। अब उनका काम हुआ नहीं हुआ अलग बात है, हालांकि कुछ लड़कियां तो खुश होकर गई हैं, हमारा तो काम हो गया, लेकिन सीरियसली प्रेज़ बहुत की कि उन्होंने कहा कि हम पहले भी आए हैं लेकिन इन सरों ने इतना टाइम दिया है, आज हम तीसरी बार दोबारा सर से मिल रहे हैं। तो उसके लिए तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। उल्हाना सर ये है आपको लेके कि कुछ जो मेरे को जानते हैं उनके फ़ोन आए कि यार सर पहले हमारे व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी कर दिया करते, सिंपल टेक्स्ट मैसेज का भी रिप्लाई कर दिया करते और फ़ोन भी उठा लिया करते, लेकिन आजकल सर ने ये सारे काम बंद कर दिए। इसका कारण क्या है सर? नहीं, ऐसा है जगदीप जी, बंद नहीं किए हैं जी, पर जो कुछ चीज़ें खाम खा के सवाल मेरे पास आने लग गए हैं जी, और कई तो ऐसे सवाल करते हैं व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे जो उनसे संबंधित हैं ही नहीं। किस चीज़ का रिजल्ट कब आएगा, फलां कब होगा, फलां ये कब होगा। अब रिजल्ट के बारे में खुद हम भी इंश्योर नहीं होते कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि हमने 117 कैटेगरियों के एग्ज़ाम लिए हुए हैं जी, और जो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टीम है जो कंप्लीट करके वो हमारे ऊपर दे देती है कॉन्फिडेंशियल ब्रांच में, उस कैटेगरी का हम रिजल्ट निकाल देते हैं। अब किस कैटेगरी का कब आएगा अब हमारे को भी खुद पता नहीं होता। और कैटेगरी इतनी है कि फ़ोन करने वाले को या व्हाट्सअप करने वाले को अपनी कैटेगरी से मतलब है उसको, तो जी, वो ये तो नहीं देख रहा कि रिजल्ट हर रोज़ आ रहे हैं किसी न किसी कैटेगरी का। ये ज़रूर हो सकता है कि जिस कैटेगरी में उस महानुभाव ने अप्लाई किया है उसमें थोड़ी डिले हो जाए। तो इस तरह के जो है उल फजूल क्वेश्चन। और एक ट्रेंड और चल गया जी, कि व्हाट्सअप पे मेरे से कोई रिप्लाई मांगता है और मैं दे देता हूँ रिप्लाई। उस रिप्लाई को ही वो स्क्रीनिंग शॉट करके यूट्यूबर्स को भेज देता है और वो सारे हरियाणा में वायरल हो जाता है कि सर ने तो ये कहा था, सर ने ये कहा था। कोई रिजल्ट के बारे में कहा कि जैसे मैंने कहा कि 5 जून को आ जाएगा और 5 जून को किसी वजह से नहीं आया, कोई लिटिगेशन आ गई, कोर्ट की आ गई, या हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी नहीं हो पाई, फाइनल रिजल्ट में बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। तो 6 जून को ही भरमार लग जाएगी इस चीज़ की कि आपने तो 5 जून कहा था और 5 जून को क्यों नहीं आया रिजल्ट। मतलब वो हमारी प्रॉब्लम्स तो नहीं समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। कोई ये हमारी नेग्लिजेंसी या लापरवाही नहीं है कि हम टाइम पे कोई काम नहीं कर पाते। इसी तरह फ़ोन पे उसका नाजायज़ फ़ायदा उठता है, नाजायज़ फ़ायदा उठता है। फ़ोन पे मेरी रिकॉर्डिंग करके वायरल कर देते हैं। आज ये एक बच्चे का फ़ोन आया कि पुलिस का रिजल्ट कब आएगा, हम तो फ्रस्ट्रेट हो गए। मतलब वैसे तो जो कांस्टेबल या एसआई बनने जा रहा है वो फ्रस्ट्रेट होना ही नहीं चाहिए। कल गन मिलेगी उसके हाथ में, फ्रस्ट्रेट होकर किसी को गोली मार देगा, वो इसी पोस्ट पे है, वो फ्रस्ट्रेट होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। और ऐसी तो चलो 15 दिन बीतने बाद 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, पर इतना उसने टेंशन थोड़ी लेनी चाहिए। कल गन मिलेगी उसके हाथ में सर, अगर वो टेंशन में आके किसी पे गोली चला दे, अपने परिवार पे, अपने साथी पे, फिर क्या होगा? वो तो यहीं फेल हो गया, इसी इंटरव्यू में ही फेल हो गया। इंटरव्यू में ही फेल हो गया। देखो भाई, बात तो सर की बिल्कुल जायज़ है। और ये जो सोशल मीडिया का जो मामला है, और जैसे मैं यूट्यूबर हूँ और बहुत सारे मेरी तरह जो यूट्यूबर हैं, उस बात को थोड़ा सा अतिशयोक्ति कर देते कई बार। हालांकि मुझे पता लगा एक महेंद्रगढ़ से कोई कैंडिडेट था, उसने सिर्फ ये आपको अपने माँ बाप का नाम बताया, और ऐसा भी कोई हुआ था कि आपने उसको रोल नंबर तक उसके पास नहीं था, ऐसी कोई मदद भी की थी। क्या मामला था सर वो?
अभी हमारा जो क्लर्क का रिवाइज हुआ रिजल्ट, जी। उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है जी और कुछ बच्चे उसमें नए आ गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। तो सब बच्चों को ये लगता है कि कहीं मेरा रोल नंबर तो नहीं आ गया डीवी पे, जी 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 और वो हो गया 2-3 साल पुरानी बात। जी। वो बच्चा अपना आईडी भी भूल गया, और जिसने फार्म में जो उसने मोबाइल नंबर मेंशन किया था, अब वो नंबर भी शायद उस पर नहीं है। जी तो उसको ये डाउट है कि मैं अपना रोल नंबर कैसे पता करूं। तो एक मैसेज आया मेरे पास महेंद्रगढ़ से, जी। तो मैंने कहा कि आप अपनी डिटेल भेज दीजिए, डेट ऑफ बर्थ भेजिए, माँ बाप का नाम भेज जी, दीजिए। तो उसने मेरे को सेंड किया। जी। जिस कंपनी ने एप्लीकेशन ली थी, मैंने तुरंत उनको सेंड किया। उन्होंने उसका रोल नंबर डाउनलोड किया, जो एडमिट कार्ड था जी। वो वापस मैंने उसको भेज दिया, जी। और मैंने उस बिटिया को भेज दिया। तो समस्याएं तो ये हैं, जेन्युइन समस्याएं। तो उस लड़की का नंबर भी आ गया डीवी पे। तो उसने अपने थैंक्स में रिप्लाई में इतनी बार लिखा कि सर, इस छोटे से काम के लिए मेरे को पंचकुला आना पड़ता था और आपने ये मिनटों में ही कर दिया। तो इस तरह की अगर कोई समस्या है तो हम हर टाइम तैयार हैं, आधी रात भी तैयार हैं। देखो भाई, इस तरीके की भी जब मदद होती है तो ये लगता है भाई ये समस्या थी और उसके लिए उस लड़की को इतनी दूर आना पड़ता है, वो व्हाट्सएप पे ही सॉर्ट आउट होगी, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप थोड़ा सा जेन्युइनली सोच भी लिया करो। ओके, तो सर मेरे जो सवाल हैं, एक सवाल है कि 5/2019 क्लर्क की भर्ती में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंतर्गत सर 3 बेनिफिट्स, जो विडो है, फादरलेस है, एक्सपीरियंस की डेट 13/8/2019 रखी थी, जबकि नो जॉब की डेट आपने 7/1/2020 ऐसा क्यों रखा? देखिए, इसमें है ये है कि पहले जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल जो डेट कट ऑफ डेट एप्लीकेशन की डेट थी, जी उसी में हम उसके डॉक्यूमेंट देखते थे कि वो उस दिन कंप्लीट होने चाहिए। तो इस दौरान हमारे पास कुछ समस्याएं ऐसी आई कि किसी बच्चे ने ऑर्फन का सर्टिफिकेट लगा दिया, फादरलेस का नहीं लगाया। ओके। और एक्चुअल में ही उसके फादर की मृत्यु एप्लीकेशन की कट ऑफ डेट से पहले हुई थी। तो हमने उसको ऑप्शन दे दिया कि अगर आप डीवी पे भी लेके आ गए फादरलेस का सर्टिफिकेट, तो डेथ तो पहले हो चुकी, तो उसको बेनिफिट मिल जाना चाहिए मानवता के आधार पे। कोई बिटिया है, उसने क्लेम किया कि मैं विडो हूँ, उसके पास विडो का सर्टिफिकेट नहीं है तहसीलदार से जारी किया हुआ, पर उस पर अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट है। तो हम क्यों ना उसको इतनी छूट दे दे कि बेटा तू अब अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट अगर अब भी ले आती है तो तेरे को विडो में हम कंसीडर कर लेंगे। तो जो आपने डेट कही, ये इस तरह की फादरलेस की है। कई बच्चे क्या कहते हैं, EWS का सर्टिफिकेट 8 लाख वाला जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में अप्लाई होता है, वो ना लगा के वो लगा देते हैं, ना कि 6 लाख वाला जो हरियाणा में लागू होता है। तो हमने उनको कहा तू अब लिया सर्टिफिकेट 6 लाख से कम वाला, गलती होगी तेरी से, तो हम उसको भी अगर करेक्ट कर दें तो इसमें बुराई क्या है। कल वो इस बात को लेकर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट ने सिमिलर केसों में कई ऑर्डर कर दिए इस तरह के, तो वो हम उस पर कोर्ट में क्यों खर्चा करवाएं। अगर हम ही मान लें उस बात को पहले से ही, तो उसको भी अच्छा लगेगा। ठीक बात है। और जो आप बात कर रहे हैं कट ऑफ पहले थी, तो हमने जो डीवी की डेट है, डीवी का जिस दिन पहली डेट थी हमारी, जिस दिन डीवी पे हमने कंसीडर किया था, इस तरह के सर्टिफिकेट हमने ये कहा कि डीवी की जो पहली डेट थी हमारी, जिस दिन बच्चे पहले ये क्लर्क में जब सेलेक्ट हुए थे तब आए थे, हमने उसको कट ऑफ मान लिया। और ये कट ऑफ क्या होनी चाहिए, ये एप्लीकेशन की कट ऑफ होनी चाहिए, डीवी की कट ऑफ होनी चाहिए। ये समय समय पर हमारा कमीशन बदलता रहता है, और कमीशन को ये अधिकार है कि एक रेजुलेशन करके उसके सारे मेंबर्स इस तरह के क्राइटेरिया में इंटरनल चेंज कर सकते हैं। जी अच्छा, जबकि एडवर्टाइजमेंट सीरियल नंबर 1.2 का आई पैरे में लिखा हुआ था कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की वैलिड डेट लास्ट डेट 13/8/2019 रहेगी, तो इसी कारण वो जो आप कह रहे हैं कि भाई बदलती रहती है, बदलती रहती है। आयोग को अधिकार है इस तरह का कि वो अगर बच्चों की सुविधा के लिए, उनके हित के लिए कुछ उन्हें चेंज करना पड़ जाए, तो उसमें भी जो बच्चे एतराज कर रहे हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लो कट ऑफ एप्लीकेशन की समय की थी कि हम इसको मानेंगे, और कमीशन ने 2 साल तक डीवी या पेपर नहीं लिया, इस दौरान उसके घर में नौकरी आ गई, तो उसके बच्चे की कमी तो नहीं है ना।
डिले तो HSSC के कारण हुआ है। जी, जी, जी। वो कब तक बाट देखेगा इस बात की कि मेरी डीवी होगी या मेरा एग्ज़ाम होगा। तो हमने स्टेटस डीवी के टाइम दे के एक उसको एक तरह से रिलैक्सेशन दे दी। रिलैक्सेशन दी आपने ये जी। अच्छा सर, स्टाफ नर्स 10 नंबर कैटेगरी और 19 नंबर कैटेगरी को आपने मर्ज कर दिया, जो स्टाफ नर्स का था उसमें सिर्फ आपने 18 बच्चों को किस तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया, बाहर निकाल दिया, कुछ ऐसा मामला भी है? हाँ, ये मामला है और इसमें कुछ बच्चे अभी बाहर हुए हैं, सिलेक्शन से भी बाहर जी हुए जी हैं। जी वो क्यों हुए हैं मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ जी कि जब हमने एडवर्टाइजमेंट की थी तो उसमें कैटेगरी नंबर 19 और कैटेगरी नंबर 10 थी। जी। जो कैटेगरी 19 थी वो सिर्फ ESI के लिए थी। ओके। ESI के लिए थी और वो पोस्टें भी कम थी जी। और उसमें मैक्सिमम पोस्टें रिजर्व थी एक्स सर्विसमैन के लिए। ओके। और जो कैटेगरी 10 थी वो ओपन थी, कोई भी भर सकता था। तो जब फॉर्म भर रहे थे, भरने का टाइम एक ही था, तो कैंडिडेट्स ने क्या गलती कर दी कि उसने 19 नंबर कैटेगरी में अप्लाई कर दिया और 10 में भी कर दिया। जी। तो जब रिजल्ट आया और हमने देखा कि ये प्रॉब्लम है कि यहाँ तो जगदीप के लिए सीट ही नहीं थी 19 में, तो यहाँ तो एक्सप्रेस सर्विसमैन के लिए थी। जी। तो इसने गलत अप्लाई कर दिया, तो हमने उसको चेंज करके 10 में कर दिया। तो कर किन का दिया? जिन्होंने 10 में भी अप्लाई किया था और 19 में भी अप्लाई किया था। अगर किसी ने 10 में अप्लाई ही नहीं किया और सिर्फ 19 में अप्लाई किया तो हम उसको कैटेगरी 10 में लेके नहीं गए, क्योंकि उस पार्टिकुलर कैटेगरी में ही उसने अप्लाई किया था, वहाँ उसकी सीट नहीं थी। ये इसलिए किया, अगर किसी बच्चे को उस कैटेगरी में कंसीडर कर लें और दूसरा एक जो मेरिटोरियस बच्चा है कैटेगरी नंबर 10 का, वो कोर्ट में चला जाए कि सर जो जिस लड़की की या बेटे की सिलेक्शन इन्होंने कर दी है उसने तो कैटेगरी 10 में अप्लाई ही नहीं किया था, वो आपने कैसे कर दिया? वो कैसे कर दिया? तो हमने जिन्होंने दोनों ने अप्लाई किया था उनको 10 में कंसीडर मान लिया और जिन्होंने खाली 19 में किया था उनको कंसीडर नहीं किया, क्योंकि उसके लिए वहाँ पोस्ट थी ही नहीं। लेकिन आपने मतलब कहने का मतलब उसको मर्ज नहीं किया था? मर्ज नहीं किया था। ओके सर, एक हरियाणा पुलिस का रिजल्ट बहुत लेट हो रहा है, इसका कारण क्या है सर? हरियाणा पुलिस का जो हमने फीमेल का रिजल्ट निकाला था जी, उसमें जो हमने नॉर्मलाइजेशन का मेथड लगाया था जी, वो चैलेंज हो गया था कोर्ट में और हमने भी उसकी स्टडी की और मैंने कोई इसमें लाग लपेट नहीं है कि जब हमने देखा कि मेथड गलत था और हमने फीमेल का रिजल्ट निकाल दिया था, तो हम चाहते थे कि ये जो मेथड है जब दूसरे मेथड से निकालेंगे वो है इक्वी परसेंटाइल मेथड। जी। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई हुई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी लगाई हुई है, कोई यूपी का SI का केस था। तो हम चाहते थे कि हम जाके कोर्ट से ही अप्रूवल ले लें कि हम कौन से मेथड से निकालें। कल ये ना हो कि जिस मेथड से हम निकालें कोर्ट की जजमेंट कोई दूसरी आ जाए, डिफर आ जाए, तो रिजल्ट एक तरह से प्रभावित हो जाए या सारा ही रिजल्ट हमने क्लर्क में जो भुगत रहे हैं हम रिवाइज करना पड़ जाए या भर्ती कैंसिल हो जाए। तो हम ये चाहते थे कि हम कोर्ट की अप्रूवल लें, पर हम अभी जो है लीगल जो एक्सपर्ट हैं उनकी और सरकार की AG साहब की ये हम एडवाइस ले रहे हैं कि क्या हम बिना कोर्ट की अप्रूवल के भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इस तरह की फाइलें अभी अंडर कंसिडरेशन हैं। अगर ये मोहर एक्सपर्ट जो हैं लीगल एक्सपर्ट या हमारे AG साहब, LR साहब या सरकार के लेवल पे CS साहब अगर हमारे को अलाउ कर देते हैं कि आपको कोर्ट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है या जजमेंट की ज़रूरत नहीं, आप रिजल्ट निकाल सकते हो, रिजल्ट तैयार है, हम उसकी भी कोशिश करेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं करना चाहता कैंडिडेट को कि करेंगे। अगर इस तरह की हमारे पास एडवाइजरी सरकार की या लीगल एक्सपर्ट की आती है तो रिजल्ट हम पहले भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये तो बिल्कुल सही क्लियर सी बातें हैं। अच्छा सर, मैंने कल आपकी एक वीडियो देखी थी थोड़ा सा लेट नाइट, उसमें मामला सा थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन मैं थोड़ा सा एक सवाल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि
जो हरियाणा क्लर्क का पेपर था उसमें कुछ बच्चे ऐसे आए थे कि दूसरों बच्चों की जगह बैठे, उन्होंने पेपर दिया। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई उसमें भी वही बच्चे आ गए जो दूसरे सीटर थे। जब ज्वाइनिंग होगी, अब जैसे मैं ही सीटर था, मैं ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में था, लेकिन एक्चुअल तो ये बंदा है, ज्वाइनिंग में तो फिर ये जाएगा। इसको लेके आपने किस तरीके से सीरियस लिया भाई? हाँ, अब वो कैसे पकड़ा जाए या कैसे गड़बड़ी को रोका जाए? कोर्ट के आदेश से हम जो क्लर्क का रिजल्ट है वो रिवाइज किया जी। और हमने 21 तारीख से 21 मई से 6 जून तक बच्चों को, जो 3 टाइम बच्चे हैं, स्क्रूटनी के लिए बुलाया जी। उनकी संख्या लगभग 24,500 है। 5,000 लगभग 5,4800 कुछ पोस्टों के अगेंस्ट। जी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो तो 15,000 होनी चाहिए थी, तो 24,000 कैसे है 3rd टाइम? जी। तो उसमें क्या होता है कि जो ब्रैकेटेड नंबर हैं, अगर एक ही नंबर पे कट ऑफ पे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं तो उनको मिला के वो 24,000 समथिंग हो जाते हैं। तो हमने जब उनको बुलाया तो पहले दिन हमारे पास बहुत ही कम अटेंडेंस आई। तो हमने सारे कमीशन ने बैठ के विचार किया ये कम क्यों आ रहे हैं। चूँकि एक हमारा बयान या अखबार ने पहले ये लिख दिया था कि अब की बार ये सीटर को और जो इम्पर्सोनेशन है, फेक नंबर है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो एक कारण तो कम होने का वो था। फिर 2 दिन के बाद क्या ट्रेंड हुआ, उस दौरान हमने 5-6 लोगों को पकड़ा भी इम्पर्सोनेशन में, और उन्होंने हमारे को लिख के दिया है कि मैं तो किसी और की जगह बैठा था या मैंने तो किसी और से अपना पेपर सोल्व कराया था जी। और मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट भी हूँ क्लर्क में, इस विभाग में आज की डेट में लगा हुआ हूँ। तो फिर बच्चों ने क्या किया कि उस सीटर को ही डीवी पे भेजना शुरू कर दिया कि मैच हो जाएगा, क्योंकि पेपर भी इसने दिया और डीवी पे भी यही जा रहा है। जी जी। तो फिर एक नई प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो हमने अब एक नया उपाय उसका सोचा है। आधार कार्ड कंपनी से हमारा एग्रीमेंट हुआ है, MOU है जी। कि जितने भी बच्चे इस तरह के हैं उनका डाटा हम उनको देंगे और वो मैच मिसमैच करके देंगे हमारे को कि कौन मैच है कौन मिसमैच है। इसके साथ साथ हम जो हमारे 4800 कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे उनकी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है उनकी हम ज्वाइनिंग के टाइम पे भी करेंगे। ज्वाइनिंग के टाइम पे भी अगर कोई सीटर आ जाता है जी और जाके किसी ने ज्वाइन कर लिया जी, आजकल बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लग रही है जी, हम कभी भी जाके उसके ऑफिस में जो उसने अटेंडेंस लगाई है कम से कम वो तो कैंडिडेट ओरिजिनल है ना जी, वो तो स्टाफ बन गया ना उस टाइम। जी, जी, तो उससे भी अपनी बायोमेट्रिक को मैच करेंगे। किसी भी एक फेक कैंडिडेट को इन नहीं होने देंगे। और इसके साथ साथ हमने अभी हमारे संज्ञान में ये आया है जी कि एक ही लड़की ने 6 बार सीटर के रूप में काम किया और 6 लोगों को पास करवा दिया। उसका भी हमने तोड़िए निकाला कि हम अब उनकी ऑडिटिंग करेंगे और सारे ये आंकड़ा हमारे पास आ जाएगा कि एक कैंडिडेट कोई मल्टी शिफ्ट्स में तो नहीं बैठा, 2 में बैठा हो, 3 में बैठा हो, 4 में बैठा हो, 5 में बैठा हो, 6 में बैठा हो। तो ये सारे आंकड़े हमारे पास हैं और इनको क्लियर करके ही पूरी तरह से हम भर्ती करेंगे। जो लोग सीटर गैंग हैं या बच्चे इफ एंड बट करने की कोशिश कर रहे हैं उन सब से अनुरोध है कि दिन लद गए, नई टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, अब बिल्कुल एक को छांट के बाहर करेंगे। भाई अलर्ट हो जाओ मतलब आपके पास तोड़ है तो यहाँ पे उसका भी तोड़ है बड़ा अच्छा लगा मुझे जब ये पता चला कि भाई क्लर्क एक्चुअल पेपर में कोई और बैठ गया, वेरिफिकेशन के टाइम भी वही आ गया, अब ज्वाइनिंग के टाइम पे तो फंस गया वो। अब तो पॉसिबल ही नहीं है और केस लगेंगे न्यारे, अरे भाई सारे फंसोगे। अच्छा सर, बहुत सारे बच्चे CET की तैयारी कर रहे हैं लेकिन इसकी हर बार डेट आगे की आगे खिसकाई जा रही है, तो कब तक तैयारी करेंगे? ओवरेज हो लेंगे जी कुछ CET का परमानेंट प्रावधान कुछ? CET की ऐसा है, CET का नोटिफिकेशन भी हो चुका था जी और उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो C क्लास की पोस्ट हैं उनका एग्ज़ाम +2 लेवल का होगा, ये आपने पढ़ा होगा जी। पर जब हमारे पास विभिन्न डिपार्टमेंटों से रिक्विजेशन आई तो हमने ये देखा
कि क्लास तो सी है उस पोस्ट की, जी। पर उसकी क्वालिफिकेशन 10th है या 10th से बिलो है जी। या 10th प्लस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है या 10th प्लस एक्सपीरियंस है। जी। तो जब उसकी क्वालिफिकेशन ही +2 से कम है या 10th है, तो हम +2 लेवल का जो पेपर है उसका वो कैसे लेंगे। तो हमने ये क्लियर करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा हुआ है और 1-2 दिन में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सीटी की डिले होने के ये कुछ टेक्निकल इशू हैं, कोई मंशा गलत नहीं है, वो टेक्निकल वो है। ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं तो हम जल्दी ही अपनी जो वैकेंसियां हमारे पास आई हैं, रिक्विजिशन आई है, उनकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे और बच्चों को एक निश्चित तारीख देंगे कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन इस तारीख की हमारी कट ऑफ है, तब तक कर लो। उसके बाद जो सारा आंकड़ा आएगा वो हम एनटीए को दे देंगे और एनटीए से हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि जिस दिन आप हमारे को ये पूरा डाटा दे देंगे उसके 1.5 से 2 महीने बाद हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। तो ये ज़रूर है कि जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में सीईटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। ओके, मतलब अगस्त के मिड में तो हम एटलीस्ट सोच ही लें। बिल्कुल 100%। 100%। जी जी। अच्छा सर, एक सवाल है, अभी आचार संहिता लग चुकी है, 19 तारीख को वोटिंग होनी है, नगर परिषद का इलेक्शन है, तो आचार संहिता के कारण क्या उन बच्चों की ज्वाइनिंग रुक जाएगी जिनको डिपार्टमेंट भी मिल चुका है, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके, सब कुछ हो चुका, क्या उनकी ज्वाइनिंग अब रुक जाएगी? नहीं, वो वर्क जो है प्रोसेस में है जी। तो जो प्रोसेस में होता है उस पर आचार संहिता लागू नहीं होती। और रहा नए रिजल्ट्स की जी, वो हमने इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांग ली है कि क्या हम नए रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप रिजल्ट निकाल सकते हो। जो ये निकाय के चुनाव हैं जी, इसकी आचार संहिता आप पे लागू नहीं होती। ओके, मतलब जिनको डिपार्टमेंट में मिल चुका है या जिनका आप रिजल्ट निकालना चाहते हैं उनके ऊपर निकाय चुनाव का कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं है ज्वाइनिंग पे या इस टाइप का? नहीं कोई। ठीक है सर, ये तो खुशखबरी है सभी के लिए। अच्छा सर, मेरे लगभग सभी सवालों का जवाब मुझे मिल चुका है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरा हरियाणा आपके ऊपर फोकस्ड है और एक बहुत बड़े ऊंचे पद पर आप हैं, लेकिन जब आप वीडियो अपलोड करते हैं बिल्कुल आराम से, चाहे वो घर पे बैठे हो चाहे कहीं बैठे हो, कुछ ज़्यादा सा फोकस कैमरामैन को नहीं करते, बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से कर लेते हैं सर आप। मेरा जो स्पेशल होना चाहिए सर ऐसा नहीं। मेरा मेन मकसद क्या है, मैं कोई किसी फिल्म का हीरो तो हूँ नहीं कि एंगल देखूँगा कि यहाँ शूटिंग ठीक हो रही है नहीं ये हो रही है। मैंने तो अपना एक मैसेज बच्चों तक, कैंडिडेट तक पहुँचाना है जी, कि एक मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा जाए ताकि कैंडिडेट्स को इसका लाभ हो। जैसे आप कह रहे हैं कि कल की एक वीडियो थी, तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चे फेक नंबर लें या किसी सीटर को यहाँ भेजें, केस बने उनके पास, उनका भविष्य खराब हो। ये सारे हरियाणा के बच्चे अपने ही तो बच्चे हैं। अगर ये नहीं मानते तो फिर तो हम मजबूर होंगे, कुछ न कुछ एक्शन तो हमने लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा और हमारी सरकार का, हमारे कमीशन का मोटो एक है बस, निष्पक्षता, योग्यता और पारदर्शिता। इससे हम बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमने इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। हम इसमें जो सीएम साहब का, सरकार का और हमारा वो है, हम इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो हमारे साथ हैं भोपाल सिंह खत्री जी, और जो मैंने सवाल पूछे और जिस तरीके से एक जवाब होने चाहिए उसी तरीके से जवाब थे, उनसे ज़्यादा खुल के जवाब थे। तो भाई आपका क्या कहना है? और सीरियसली मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जाता हूँ, जितना ऊंचा, जितना हरियाणा का सबसे बड़ा पद HSSC के अंदर ये है, उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और खुले मन के, खुले विचारों के हमारे चेयरमैन साहब भोपाल सिंह खत्री हैं। तो आपका इस वीडियो पे क्या कहना है और इस सवाल के जो जवाब हैं उन पे आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।